हमारे घर में थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गया था। फाइनेंशियल प्रॉब्लम आने की वजह से अब मुझे लगने लगा था कि यहाँ से मेरे पढ़ाई ड्रॉप हो जाएगा, अब मुझे जॉब के लिए बाहर निकलना पड़ेगा। मुझे लगा कि कुछ बिजनेस करना चाहिए। मुझे उस टाइम पे पता था कि बिजनेस के लिए पैसे चाहिए और वो चीज़ मेरे पास नहीं थे। तो काफ़ी लोग बोले तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपना लाइफ बर्बाद कर रहे हो, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, बहुत सारे लोग हैं, मैं उसको करता रहा और इसी तरह से आज हमारी कंपनी 1 करोड़ के ऊपर की हमारा टर्नओवर है। जो लोग दरभंगा या बिहार में चाहते हैं कि यहाँ बिजनेस करना चाहते हैं, तो उनको ये 4-5 चीज़ें जो मुझे अपनी जर्नी में समझ में आया, वो चीज़ें मैं आपने बताना चाहता हूँ। जब मैं दरभंगा में था, मुझे नहीं पता था मुझे क्या करना है। मैंने अपना एजुकेशन पूरा करके जो बिजनेस शुरू किया, वो मुझे उतना नहीं पता था, लेकिन मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। जैसे-जैसे मैंने बिजनेस किया इसमें और उसी तरह से मैं सीखते गया। मैंने काफ़ी बार फेल्योर हुआ, फिर उसके बाद आगे करते हुए और इस तरह से आज हमारी कंपनी काफ़ी फेल्योर होने के बाद इसको कंटिन्यू करने के बाद हमारी कंपनी आज 1 करोड़ के ऊपर की हमारा टर्नओवर है और हम 500 प्लस कस्टमर्स को यहाँ सर्विस दे रहे हैं। जो दरभंगा के अंदर में ये पहली एक ऐसी कंपनी है जो कस्टमाइज ऑनलाइन ग्रोसरी सर्विस देती है और इसी की दरभंगा हाट की जो सक्सेस स्टोरी है, जो यहाँ तक के सफर है, इसी को हम अपने जोश टॉक पे हम आप लोगों के सामने साझा करने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद हसीबुर रहमान है और मैं अरई बिरदीपुर का रहने वाला हूँ, जो दरभंगा जिला का एक गांव है। गांव में एक चलन था कि आप कोई भी लड़का जब मैट्रिक करता था तो उसके बाद वो साइंस लेता, क्योंकि साइंस जो लोग लेते हैं उसको लोग जीनियस मानते थे कि बंदा इंटेलिजेंट है, तो जिसको कुछ भी है या नहीं है फिर भी वो साइंस लेता था। लेकिन मुझे लगा मुझे साइंस में रुचि नहीं है, मैं उसको समझ नहीं पा रहा हूँ, तो मैंने कॉमर्स बैकग्राउंड सेलेक्ट किया। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि उस टाइम पे मेरे फादर जो पहले गल्फ में रहते थे, वो पहले छुट्टी जो आए उसका जो दोबारा जाना चाहते थे, तो उनका प्रॉब्लम यह था कि उनका पासपोर्ट जो है ना, मेरे अंकल के पासपोर्ट के नेम से सिमिलर होने की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया था। वो दोबारा नहीं जा सके, जिसकी वजह से हमारे घर में थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गया था। फाइनेंशियल प्रॉब्लम आने की वजह से अब मुझे लगने लगा था कि यहाँ से मेरे पढ़ाई ड्रॉप हो जाएगा, अब मुझे जॉब के लिए बाहर निकलना पड़ेगा। लेकिन एक दिन मेरे फादर का कॉल आया मुंबई से। मेरे फादर ने कहा कि आगे की पढ़ाई के लिए, क्योंकि जब हम मैट्रिक करते हैं गांव से तो फिर दरभंगा आना पड़ता है इंटर करने के लिए, क्योंकि वहाँ उतनी फैसिलिटी उस टाइम पे नहीं थी जो आप वहाँ से पढ़ सके। और दरभंगा में रहने से लेकर के पढ़ाई तक का खर्चा लगभग 3,000 रुपया उस टाइम पे 2006 के आता था। तो वो एक उस टाइम के लिए एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक बड़ा अमाउंट होता है। तो मेरे फादर ने कहा कि कितना खर्च आएगा, मैंने कहा 3,000 रुपया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम इसको पढ़ो। रीज़न ये है कि मेरे फादर ज़्यादा पढ़े नहीं थे, 9th पास हैं और वो जब गल्फ में रहते थे तो उनको पता था कि एजुकेशन का क्या वैल्यू है। एजुकेशन से लोगों का स्टेटस चेंज होता है, उनका लाइफ स्टाइल चेंज होता है। तो उनको पता था, तो उन्होंने उस टाइम पे ही निश्चय किया था कि हम अपने बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन देंगे और इसीलिए उन्होंने काफ़ी मेहनत करके जिस टाइम पे मैं नहीं पढ़ सकता था, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम पढ़ो और इस तरह से उन्होंने मुझे 12th कराया और 12th के बाद मैंने ग्रेजुएशन 2011 में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और दोबारा मेरे साथ वही घटना हुई। मेरे फादर जो गल्फ में रहते थे, तो उनका क्या हुआ कि अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई और उनको फिर दोबारा यहाँ आना पड़ा। यहाँ आकर के वो बैठ गए और फिर दोबारा मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। लेकिन फादर के कोई और सपोर्ट नहीं था, तो मुझे वहाँ से पढ़ाई ड्रॉप करना पड़ा। फिर मैं यहाँ से मुंबई गया। मुंबई जाने के बाद मैंने स्टार्टिंग जॉब मैंने जो सेलेक्ट किया था, एक कंपनी थी जिसमें वो म्यूजिकल और क्लासिकल म्यूजिक और एजुकेशनल कैसेट होता था, जो काफ़ी कॉस्टली था, लेकिन हमको सेल करना था। उस बिजनेस से मैं सेटिस्फाइड नहीं था, लेकिन फ़ायदा ये हुआ कि वहाँ मुझे पता चला कि कैसे सेल्स करना है, लोगों से मिलना कैसे है। वो जो हेजिटेशन एक अंदर था मेरे अंदर में, वो चीज़ मुझे दूर हुई। लेकिन 2 महीना काम करने के बाद मैंने वहाँ से ड्रॉप किया और दूसरा जॉब मैंने ढूँढा। मैंने गल्फ के लिए ट्राई किया और मेरा गल्फ के लिए जॉब के लिए काम हुआ। फिर मेरा 2013 में मैं गल्फ के लिए जब निकला, तो वो एक इत्तेफाक ये हुआ, जिस दिन मैं गल्फ में उतरा सऊदी अरबिया में, उतरने के बाद ही ये इंसिडेंट हुआ कि जो मुझे रिसीव करने के लिए बंदे आए थे उस कंपनी से, उन्होंने मुझसे सवाल किया कि किस पोजीशन के लिए, किस काम के लिए तुम यहाँ आ रहे हो? मैंने कहा कि अकाउंटेंट पोजीशन के लिए। तो उन्होंने कहा कि क्या तुम्हें अरबी आती है? मैंने कहा नहीं, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया में अरबी नहीं चलती है, यहाँ हम लोग हिंदी बोलते हैं या तो इंग्लिश बोलते हैं। तो वहाँ उन्होंने कहा कि ये जो कंपनी है, यहाँ सारा चीज़ अरबी में काम होती है। वहाँ पे मैं शॉक हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को संभाला और मैं बोला देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि मैं आ चुका था वहाँ से, मेरे रिटर्न होने का कोई ऑप्शन नहीं था, सारे रास्ते बंद थे। फिर मैं जब गया, कंपनी ने भी यही कहा कि आप जब अरबी आ जाएगा तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे पता था कि इतना आसान नहीं है किसी चीज़ को, अरबी जो हमारा लैंग्वेज नहीं है उसको हम सीख लें।
फिर भी मैं वहाँ जो कंपनी ने जिस काम दिया मैंने उस काम को किया, वो काफ़ी थोड़ा-सा टफ काम था, लेकिन मुझे लगा कि ये चीज़ करना है मुझे, फिर आगे जो होगा फिर वो हम देखेंगे। उस सिचुएशन को मैंने इस तरह से टाल दिया और इत्तेफ़ाक से 1 साल के बाद मुझे ये चीज़ आ गया और मुझे अकाउंटेंट का जॉब भी मिल गया। मैंने वहाँ लगभग 6 साल एज़ ए अकाउंटेंट वहाँ वर्क किया। वर्क करने के बाद मुझे सैटिस्फैक्शन नहीं मिल पा रहा था। एक फैमिली से दूर, देश से दूर जो आप हैप्पीनेस होता है, वो हैप्पीनेस वहाँ नहीं है। आपको सैलरी था, बहुत अच्छा सैलरी नहीं था, लेकिन एक इंडिया के अंदर में जो सैलरी मिलता है एज़ ए अकाउंटेंट का, उससे डबल सैलरी हम वहाँ रिसीव कर रहे थे। लेकिन क्या था सैटिस्फैक्शन। तो इसको सोच करके मैं इंडिया आ गया और मुझे इंडिया आने से पहले मैं वहाँ सोचने लगा कि जाऊँगा तो करूँगा तो क्या करूँगा? जॉब करूँगा वो सैलरी नहीं है, जो फैमिली को ये कर सकूँ, तो मुझे लगा कि कुछ बिज़नेस करना चाहिए। बिज़नेस के लिए मुझे उस टाइम पे पता था कि बिज़नेस के लिए पैसे चाहिए और वो चीज़ मेरे पास नहीं थे। क्योंकि जो भी पैसे हम सैलरी मिलते तो घर में खर्च हो जाते थे, सेविंग नहीं हो पा रहा था। सेविंग नहीं होने की वजह से तो अब मैं करूँ तो क्या करूँ? तो मैंने काफ़ी चीज़ें सर्च की। बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर को मैंने सुना, जैसे विवेक बिंद्रा वगैरह। उन लोगों को सुना, सुनने के बाद मुझे बाद में पता चला कि बिज़नेस के लिए पैसे से ज़्यादा आपके आइडियाज़ ज़रूरी हैं। आप ये पता करें कि कौन-सा आइडियाज़ पे आप काम कर सकते हैं। इससे आप पैसे सेकेंडरी मैटर होते हैं। तो उससे मैंने जो कैलकुलेशन निकाला तो हमारे दरभंगा के अंदर में जब हम लोग स्टडी करते थे, पढ़ाई करते थे, तो उस टाइम पे मैं खुद भी मेस में टिफ़िन सर्विस मैं अपना लेता था। तो वहाँ क्वालिटी फूड की कमी थी, टाइमली डिलीवर की कमी थी। इस तरह के काफ़ी प्रॉब्लम्स थे। तो मुझे लगा कि इस बिज़नेस को किया जा सकता है। क्योंकि यहाँ आपको कैपिटल लो कैपिटल पे आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं और ये जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा मुझे बिज़नेस लगा कि जब मैं अपने पड़ोस में जहाँ पे रहता था दरभंगा में, वहाँ फैमिली को क्या है कि बहुत सारे हैं जिनके हस्बैंड हो गए या घर में जो भी गार्जियन है वो बाहर जॉब करते थे। वहाँ फैमिली में 2 से 3 लोग होते थे और उनके बच्चे हैं, चले गए स्कूल, तो उनको कोई भी ग्रोसरी मंगाने में काफ़ी दिक्कतें होती थी। तो मुझे लगा कि ये प्रॉब्लम है कि काफ़ी फैमिली के साथ होगी, तो मुझे लगा कि इसको किया जा सकता है। कि अगर हम होम डिलीवरी अगर ग्रोसरी हम डिलीवर करते हैं, उस टाइम पे कोई भी कंपनी यहाँ ऐसी सर्विसेज़ नहीं देती थी। तो मुझे ये लगा, लेकिन वे दोनों प्लानिंग लेकर के मैं सऊदी से दरभंगा आया। दरभंगा आने के बाद जब मैंने इंक्वायरी किया तो एप्लीकेशन और वेबसाइट के कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा थे, जो मैं बेयर नहीं कर पा रहा था, तो जिसकी वजह से मैंने उसको ड्रॉप करके मैंने टिफ़िन सर्विस चालू किया। टिफ़िन सर्विस चालू करने के बाद मुझे काफ़ी अच्छी सक्सेस मिली, जो अनएक्सपेक्टेड थे। तो 2020 में लॉकडाउन आ गया। अब लॉकडाउन आने की वजह से मुझे लगा चलो शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए नोटिस दिया गया था, तो मुझे लगा, लेकिन 1 महीना होने के बाद वो बढ़ता जा रहा था। अब मेरे पास कैपिटल कमी थे, क्योंकि अचानक बंद होने की वजह से काफ़ी लोगों के पास पैसे रह गए थे, तो मेरे पास कैपिटल था नहीं। अब मुझे लगा कि करना क्या है? तो उस टाइम पे मुझे लगा कि यही जो मेरा पहला सेकंड मेरा जो मैंने प्लान किया था, ग्रोसरी डिलीवरी का, ये एक ऑप्शन है जो हम अभी कर सकते हैं। फिर मैंने काफ़ी कंपनियों को सर्च किया वहाँ से, तो मैंने एक कंपनी से मैं अपना एप्लीकेशन और वेबसाइट डेवलप करवाया और फेसबुक पे अपने एक पेज बनाया। इनिशियल फेज़ में मैंने सिर्फ ₹10,000 हमारे पास थे, जिसमें मैंने ₹5,000 एप्लीकेशन डेवलपमेंट पे लगाया और ₹2,500 जो मेरे पास एक ओल्ड लैपटॉप था, उस लैपटॉप को मैंने रिपेयर करवाया ₹2,500, और मैंने कुछ अमाउंट ₹3,000 करीब जो मैंने अपने पास रखे थे, उसका ये, क्योंकि हम एप्लीकेशन भी जो भी हमारा एप्लीकेशन से रिलेटेड वर्क होता है, प्रोडक्ट ऐड करना, उसको मैनेज करना, वो मैं खुद करता था, डिलीवरी मैं खुद करता था। और मैं दरभंगा के जो होलसेलर्स हैं उनसे मैंने बात किया कि मैं इस तरह का सर्विसेज कर रहा हूँ, आपसे मैं लूँगा, कुछ आप लोग मुझे बेनिफिट दे दें। ये इस तरह से काम शुरू किया। पहला जो मेरा ऑर्डर्स आया था, वो सिर्फ ₹500 का, तो वो मुझे बहुत खुशी दिया। उसमें मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन मुझे हैप्पीनेस, क्योंकि मेरा पहला ऑर्डर आया था एप्लीकेशन के ज़रिए से। मैंने उसको डिलीवर किया और आहिस्ता-आहिस्ता वक़्त के साथ हमारा डिलीवरी बढ़ता चला गया। लेकिन प्रॉब्लम्स वो आ गए कि जब हमारा ऑर्डर्स बढ़ गए, मैंने एक स्टाफ भी हायर किया और मैंने वहाँ से फिर डिलीवरी शुरू किया। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रहे थे कि अब डिलीवरी करने के लिए अब आपके पास कैपिटल नहीं है, तो आप ज़्यादा डिलीवरी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको प्रोडक्ट सेम टाइम में कलेक्ट करने हैं, फिर डिलीवर करना है, तो आपको कैपिटल की ज़रूरत पड़ी। अब हमारे पास कैपिटल थे नहीं। फिर मैंने क्या किया, मैं अपने रिलेटिव दोस्त हो गए, उनको मैंने कन्विंस करना शुरू किया। कन्विंसिंग में मैंने बताया कि मैंने एक बिज़नेस मेरा ये बिज़नेस है, और मैंने उनको फ्यूचर प्लान बताया कि वो कैसे ये आगे ग्रो करेगा और इससे आपको क्या बेनिफिट होगा। मंथली नहीं, मैंने उनको फ्यूचर प्लान बताया। मैंने वो प्लान किया था कि अगर हमारे पास फंड आता है, हम एक ऑफलाइन स्टोर डालेंगे, तो हमारा वहाँ से कुछ ऑफलाइन से भी हमारे पास इनकम जनरेट होंगे और वहीं से हम पैकेजिंग करके हम ऑनलाइन डिलीवर करेंगे। लेकिन वहाँ पे हमारे साथ गलती ये हुई कि मुझे लगा कि मैं सब कुछ अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे मेरा जो हमारा लोकेशन था, स्टोर लोकेशन, वो मैंने गलत सेलेक्ट किया था। दूसरा ये था कि मेरे पास प्रोडक्ट का पूरा नॉलेज नहीं था। मुझे लगा मैं पूरा नॉलेज है। मैंने जितने भी ब्रांडेड प्रोडक्ट है, मेरे पास कैपिटल था, मैंने खरीद लिया। लेकिन वहाँ पे लोगों के रिक्वायरमेंट क्या है?
वो मुझे नहीं पता था, मैंने कभी जांचा नहीं। इसी गलतियों की वजह से वहां पे मुझे लॉस का सामना करना पड़ा। मेरा वो सेल्स जो मैंने एक्सपेक्ट किया था वो नहीं हो पाया, और इसी तरह से वो मेरा बिजनेस ड्रॉप हो गया। और वहां से मैंने क्या किया, मेरा रेंट वहां पे 8 से 9 हजार रुपये लग रहे थे, तो मैंने वहां से शिफ्ट करके एक छोटा सा शॉप लिया और वहां से मैंने काम शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता काम करने लगा। लेकिन मुझे अब लगा कि अगर इसको बढ़ाना है तो एडवर्टाइजिंग के ऊपर हमको खर्च करना होगा। हमारा इस तरह से अगर हम सिमिलर करेंगे तो ये सक्सेस नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हम ये सिमिलर जा रहे थे। तो उसके बाद हमने फंड के लिए काफी लोगों से कहा। हमारे कस्टमर्स थे आशीष महासेठ, तो वो हमसे प्रोडक्ट लेते थे, लेकिन उनको हमारा बिजनेस आइडियाज काफी पसंद आया, तो उन्होंने कहा कि काफी सपोर्ट किया और उन्होंने इन्वेस्टर लाने के लिए बहुत सारा पहल किया। तो एक बार उन्होंने हमसे मीट करवाया अरविंद झा, जो मिथिला एंजल नेटवर्क के फाउंडर हैं, उनसे मीट किया। उन्होंने प्रोसेस किया और हमारे पास कुछ फंड हमारे पास जो आए वो 1 करोड़ के वैल्यूएशन पे हमने लास्ट फंडिंग हमने रिलीज किया था, जिसमें आशीष जी हो गए, उसके बाद अरविंद झा सर हो गए, साकेत झा हैं जो IIT दिल्ली से पढ़े हुए अभी अमेरिका में रहते हैं, फिर राजा चौधरी सर हैं। तो इन लोगों ने हमारे कंपनी पर ट्रस्ट दिखा करके वहां से हमको फंड किए, जिसके बाद मैंने थोड़ा एडवर्टाइजिंग किया। आज हमारी कंपनी लगभग 500 प्लस हम लोग जो है घर को एवरी मंथ हम लोग डिलीवर कर रहे हैं, हम लोग सर्विसेज दे रहे हैं। इसे हम लोग आगे लेके जाना चाहते हैं। ये जो मेरा जर्नी है D2 हार्ट, जो आज हमारी कंपनी इस जगह पे है, ये चीज़ सिर्फ बोलने में आसान है, लेकिन इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। कस्टमर्स हैंडलिंग का भी बहुत सारा प्रॉब्लम है। यहाँ जो लोगों का मेंटली था, जो यहाँ के लोग हैं वो ऑनलाइन को प्रीफर नहीं करते, क्योंकि मोहल्ले में जो लोगों का शॉप होते हैं वहाँ से लोग लेते थे, उनका एक रिलेशन बिल्ड था। तो इस वजह से काफ़ी कठिनाइयाँ हुई। घर से प्रेशर आ रहे थे कि क्या बिजनेस कर लिए हो, इसमें कोई इनकम नहीं है, क्योंकि लोगों का यहाँ जो मेंटली ये है, यहाँ लोग ऐसे बिजनेस करते हैं कि 1 से 2 महीने में उनको इनकम जनरेट होने लगता है। लेकिन ये एक ऐसी बिजनेस है जो आप एक ट्रेंड को चेंज कर रहे हैं, लोगों को ऑनलाइन की तरफ ला रहा है। ये ट्रेंड अभी दरभंगा के अंदर में लोगों का नहीं था, लोग पड़ोस जो अपने नियरेस्ट शॉप थे वहां से ले लेते थे। तो इनको चालू करने में काफी टाइम लगा लोगों को बताने में। तो मुझे लगता था नहीं, मैं कर रहा हूँ, मैं इसको कर सकता हूँ। तो काफी लोग बोले तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपना लाइफ बर्बाद कर रहे हो, कि इसमें लाइफ यहाँ से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि किराना स्टोर तो हर 10 कदम पे है, वो चीज को तुम सप्लाई कर रहे हो, किसी को क्या दिक्कत होगा, क्योंकि आप तो 10 कदम पे आप किराना स्टोर है। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, बहुत सारे लोग हैं, मैं उसको करता रहा। और इसी तरह से आज हमारी कंपनी, जो हम जिस चीज को चाह रहे थे कंसिस्टेंसी, आज हम लोग 10 लोगों की हमारी टीम है, और जहां हम हर महीने 500 हैप्पी कस्टमर्स को हम लोग डिलीवर दे रहे हैं। और हमारा एम्बिशन है कि इसको हम पूरे बिहार में लेकर के जाएं। जो लोग दरभंगा या बिहार में चाहते हैं कि यहाँ बिजनेस करना चाहते हैं, तो उनको ये 4-5 चीजें जो मुझे अपनी जर्नी में समझ में आया, वो चीजें मैं आपने बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात है कि बिजनेस जो करे वो क्रिकेट मैच की तरह 20-20 जो आजकल लोग खेलते हैं वो नहीं होना चाहिए, कि लोग आए और चौके छक्के मारे और आउट हो गए। 20-20 नहीं चलेगा। बिजनेस करना चाहते हैं तो टेस्ट मैच की तरह करना होगा। दूसरा ये है कि आप जो प्लानिंग कर रहे हैं, एज्यूमिंग कर रहे हैं कि हम बिजनेस करेंगे ये चीज हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है कि जो आप सोचते हैं वही हो। जब आप फील्ड में आते हैं तो वहां पे चेंजेस आपको मिलेंगे, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम आएगा, ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम आएगा, कस्टमर्स का बिहेवियर के उसके हिसाब से आपको चेंजेस करने होंगे। कभी भी बिजनेस कर रहे हैं तो वो आप अपना प्रॉफिट को ध्यान में रख करके नहीं, प्रॉफिट आपका सेकेंडरी होना चाहिए। पहला आपका कस्टमर्स का ये होना चाहिए प्रॉफिट। कस्टमर्स को हम कैसे बेनिफिट पहुंचा सकते हैं, उनके कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जब इन चीजों पे हम फोकस करेंगे तो हमारा बिजनेस ऑटोमेटिक बढ़ेगा। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना होगा और पेशेंस रखना होगा, तो आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा। बहुत ऐसे सेक्टर है जो अनऑर्गेनाइज्ड है, उसको आप चाहे तो ऑर्गेनाइज्ड कर सकते हैं। जब ऑर्गेनाइज्ड करेंगे, लोग जानेंगे, तो वो अपना वो प्रॉब्लम उसको इजीली घर बैठे सॉल्व कर सकते हैं और उसको आप बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लोगों को अपने आगे रखना होगा। लोग डर जाते हैं कि कैसे करें। शुरुआती दौर में बिजनेस आइडिया भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन लोग डरते हैं कि क्योंकि इसमें टाइम देना पड़ता है, लोग टाइम नहीं देना चाहते हैं। तो इसीलिए मैं चाहूंगा कि जो भी लोग हैं इसको करें, क्योंकि सक्सेस मिलेगा अगर आप पेशेंस रखेंगे और कोई भी बिजनेस, सही बिजनेस को चुनेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगा। नो डाउट, इसमें आपको सक्सेस मिलना ही है। यहाँ सब एकरा सब्सक्राइब करूँ, लाइक करूँ और जत्ते से जत्ते मैथिल छै उनका बीच में शेयर करूँ। और नया नया प्रेरणादायक कहानी, बहुत सारा खिस्सा अहाँ के सुनल मिलत, तो बस बनल रहू।